Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Saqib Khan, your English lecturer. Dear students, how are you all? I hope you are doing good. Today we are going to conduct our lecture number 69, and before moving towards our today's lecture's topic, we will definitely discuss a Hadith Mubarakah. So let's start with the Hadith Mubarakah. Hadith Mubarakah is saying to us that one who cheats us has nothing to do with us. These are the very words of our beloved Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, and what he is saying to us, he is saying that we are not allowed to cheat anybody. He is not talking about the Muslims in particular, he is talking about every single man of this world. So we are not allowed to cheat anybody, and whoever does this, he has nothing to do with the Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. आम ज़ुबान में इसका तर्जुमा ये है कि जिसने किसी को धोखा दिया, झूठ बोला, मिलावट की, किसी को भी, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, किसी को भी, तो उसका ताल्लुक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से नहीं है। और ये वो उम्मत है, बस आप इसका ध्यान कर लें बच्चों, ये वो उम्मत है जिसके लिए अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में दुआएं मांगते रहे हैं कि या अल्लाह हमें इस उम्मत में अपने प्यारे हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उम्मती के तौर पर पैदा फरमा दें। तो अगर हमें बग़ैर किसी दुआ के ये खुशकिस्मती, ये खुशनसीबी मिल गई है, तो हमें इसकी इस तरह हिफाजत करनी चाहिए जिससा कोई अपनी जान की करता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा करनी चाहिए। और किस छोटी सी बात के ऊपर हमें इस उम्मती इतने बड़े एजाज़ से फ़ारिग कर दिया जाएगा? धोखा दही। तो बच्चों ये जहन में रखो, ये याद रखो कि हर छोटी छोटी बात पे बिना किसी मुफाद के, किसी मकसद के जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम झूठ कमिट करते हैं, तो हम इस हदीस के बहुत करीब हो रहे होते हैं। और कहीं खुदा ना करे क़यामत वाले दिन हमारे साथ ये मामला ना हो जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें धुतकार दें और कहें कि इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि आपने जगह जगह लिखा हुआ वैसे भी देखा है कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं है। तो मिलावट इट्सेल्फ एक धोखे की निशानी है, धोखे की किस्म है। हम जब बातों में, जब सच्ची बातों में मिलावट करते हैं झूठ की, तो वो भी मिलावट है, वो भी धोखा है। किसी भी तरह का धोखा, किसी भी तरह का मजाक, किसी भी तरह का झूठ, वो झूठ ही है, वो धोखा ही है। यहाँ तक कहा गया है कि मजाक के अंदर बोला जाने वाला झूठ भी झूठ ही होता है और वो भी धोखा ही है। लिहाजा इस हदीस की रोशनी में हमें अलाउ ही नहीं है, हमें इजाज़त ही नहीं है कि हम किसी को धोखा दें, किसी के साथ झूठ बोलें, किसी के साथ फ़रेब करें। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ अल्फाज में बता दिया कि इसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस है और इसकी रूह से हमें धोखा देना अलाउ नहीं है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान पे हमेशा हक़ और सच जारी रखे, हमें झूठ से महफूज रखे, मुझे और आपको अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक दे। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू आवर हदीस मुबारका फॉर टुडे, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर लेक्चर टॉपिक. Today's lecture's topic is past continuous passive voice tense. In our previous lecture we went through the present continuous tense passive voice. Today we are going to conduct past continuous passive voice tense. Without further delay, I'll definitely move towards the lecture. First we need to understand what is past continuous tense. So आपको मैंने पहले बताया था, past continuous tense is a tense in which any action was going on in the past. Past में कोई action हो रहा था, आप उसके बारे में बात करते हैं। Like आप कहते हैं कि I was reading, आपको किसी टाइम को ब्रेक करके भी बताना होता है। I was reading at that time, I was reading when someone came, तो ये इस तरह से भी आप इसको बताते हैं। बारिश हो रही थी, ये भी इसकी मिसाल है, इसकी एक एग्जांपल है। इसके लिए जो एक्टिव वॉइस है वो मैं सेंटेंस साथ लिखूंगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो हमेशा स्टैटिक रहती हैं, स्टिल रहती हैं, चेंज नहीं होती। उनमें नंबर एक क्या था कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना, ये एक मैंडेटरी पार्ट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। इट रिमेन्स स्टिल, इट रिमेन्स द सेम। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी तरह के जो पैसिव वॉइस हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का है बच्चों, उसके अंदर हमेशा हम जो वर्ब, मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म को ही यूज़ करेंगे। सो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज़ होगी, चाहे आप किसी भी टेंस में बात करें, चाहे आप प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की बात करें। और इसके साथ जो थर्ड बात थी वो ये थी कि आपको बाय लगाना पड़ेगा हर उस सेंटेंस में जिसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पाया जाता है। जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बाय लगा के सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती। इसके अलावा जो बात है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के हवाले से, वो है इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो कि चेंज होते हैं। बाकी जिस तरह हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ा था, इसका सारा स्ट्रक्चर, इसका सारा सिंटेक्स, सारा फॉर्मेट तमाम सेंटेंसेस का सेम है। सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, जहाँ हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में इज़, एम और आर यूज़ कर रहे थे, वहीं हम इस टेंस के अंदर वॉज और वर यूज़ करेंगे। इसके हेल्पिंग वर्ब को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से इस्तेमाल करना है और कौन कौन से प्रोनाउंस जो हैं वो
किस हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे, उसके बाद हम बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ करते हैं. सो देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. फर्स्ट इज was, the second one is were, and these two further has the collaboration with the word being, because we are talking about past continuous tense. So first we need to understand that was being and were being will be the helping verbs. अब हमने ये देखना है कि was के साथ कौन सी फैमिली आती है और वर के साथ कौन सी फैमिली आती है. तो ही सबसे पहले आए, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम. दिस इज द फैमिली बिलोंगिंग टू वॉज. अब हम वर को देख लेते हैं कि वर के साथ कौन सी फैमिली आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी, यू, they and names. So ये फैमिली जो है ये अब देख लें बच्चों, ये वर्ब के साथ आएगी. अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो हैं उनको हमने डिफ़ाइन कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, और साथ में हमने अपने सब्जेक्ट्स जो प्रोनाउन की सूरत में आने हैं हमने उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया, कैटेगराइज कर लिया कि वॉज के साथ कौन सा आएगा और वर के साथ कौन सा आएगा. अगर किसी जुमले में आपको सब्जेक्ट आई मिलता है और तो आप उसको कहेंगे आई वॉज बीइंग, ही वॉज बीइंग, शी वॉज बीइंग, इट वॉज बीइंग और नेम वॉज बीइंग. अगर प्लूरल आ जाता है तो वी वर बीइंग, यू वर बीइंग, दे वर बीइंग और नेम्स यानी कि अली एंड असलम वर बीइंग. तो ये हेल्पिंग वर्ब की डिस्ट्रीब्यूशन है. इसके अलावा जो मैंने आपको बताया जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बट स्टिल इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिफिकेशन, तो मैं उसको अलग से मेंशन कर देता हूँ कि मेन वर्ब जो हमारा इसमें यूज़ होगा दैट विल बी द सेम वर्ब 3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और मैंने आपको बच्चों ये बताया था कि हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ये आपने याद रखना है. पास्ट पार्टिसिपल. तो मेन वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि तमाम पैसिव वॉइस में होती है V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं. और बाकी हमारी हेल्पिंग वर्ब की डिस्ट्रीब्यूशन है. इसके बाद मैं आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली बता देता हूँ कि उसको हमने किस तरह से डील करना है. पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं. इसमें हम एक सेंटेंस लिखते हैं एक्टिव वॉइस का और उसको फिर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखते हैं. पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. सबसे पहले बच्चों मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करना है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको मैंने बता दिया है, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वॉज और वर और प्लस इसमें बीइंग. ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा, अगर प्लूरल है तो वर हो जाएगा. और बीइंग के बाद ऑब्वियसली हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, प्लस हमारा सब्जेक्ट जिसको हम उसके ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, एंड दैट्स ऑल. इसके बाद हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए, एग्जांपल के तौर पे. ही वॉज राइटिंग एन ऐसे. ही वॉज राइटिंग एन ऐसे, वो एक ऐसे लिख रहा था. अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल पहचान है हमारे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की. वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लग रहा है. ये वाला ing जब हम पैसिव वॉइस में रिप्लेस करते हैं तो हम यहाँ पे उसको बीइंग के साथ रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ हमें थर्ड फॉर्म लगाना होता है. तो कॉन्टीन्यूस की जो फील है वो लेके आने के लिए, उसकी सेंस क्रिएट करने के लिए हम बीइंग, जो बी का एक और फर्दर फॉर्म है,
उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज़ हेयर एंड ऐसे इज़ एन ऑब्जेक्ट। सो वेयर इज़ द सब्जेक्ट, सो ही इज़ द सब्जेक्ट, वी फिगर्ड इट आउट। और कौन सा वर्ब है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया बच्चों के, राइटिंग इज़ द वर्ब। सो नाउ वी हैव, सॉरी दैट वाज सब्जेक्ट, नाउ वी हैव एन ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट एंड एज अ वर्ब, एज वर्ब। तो अब हम इनको पूरे ऑर्डर वाइज करते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस करना है, तो हम लिखते हैं एन ऐसे। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है क्या वो सिंगुलर है। अगर तो सिंगुलर है बच्चों तो वॉज आ जाएगा, और अगर वो सिंगुलर नहीं है तो हम वर यूज़ करेंगे। अब एन ऐसे, उसके साथ ही हमने एक डेफिनेट आर्टिकल लगाया हुआ है, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया हुआ है एन, जो कि काउंटेबल और सिंगुलर्स के साथ लगता है। तो एन ऐसे का मतलब है कि एक जो है ऑब्जेक्ट है। एन ऐसे वॉज हेल्पिंग वर्ब, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, एन ऐसे वॉज बीइंग। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें लगानी है। राइटिंग था, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, रिटन। एन ऐसे वॉज बीइंग रिटन, किसके ज़रिए से हो रहा था, बाय। सब्जेक्ट क्या था, ही, इसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा हिम। एन ऐसे वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया सिंपल का सबसे पहले। तो ये सिंपल का स्ट्रक्चर था जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करके देखते हैं कि नेगेटिव में ये किस तरह से आएगा। सो नेगेटिव में बेटा हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसी तरह से हमें ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम उसी तरह से वॉज वर्ब, अब यहाँ पर हमें इस हेल्पिंग वर्ब, जो दो वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब था, वॉज बीइंग या वर बीइंग, अब हमें इसको रिप्लेस सॉरी सेपरेट करना है और इसके दरमियान में हमने नॉट ऐड करना है। और इसके बाद हम जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब था बीइंग वो लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, और याद रखें कि हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जी नेगेटिव का। अब हम इसी सेंटेंस को, ही वॉज राइटिंग एन ऐसे, इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं नेगेटिव में, ये क्या बनता है। He was not writing an essay. तो ये हमारे पास बच्चों इसका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास एग्जांपल है, ही वाज नॉट राइटिंग एन ऐसे एक्टिव वॉइस की। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये भी एक्टिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस था, और ये भी एक्टिव वॉइस है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो वो ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है एन ऐसे, तो हम इसको लिखते हैं एन ऐसे। अब हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लेस करना है, तो एन ऐसे, फिर दोबारा सिंगुलर आ जाएगा एन ऐसे वॉज। अब इसके साथ चूँकि हमने नॉट भी लगाना है, हमने इसको नेगेटिव किया हुआ है, एन ऐसे वॉज नॉट। अब आपका रिमेनिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा
एन ऐसे वॉज नॉट बीइंग। अब आप इसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो प्लेस करेंगे, ऐसे वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय ही था, तो हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हिम। तो बच्चों इसको थोड़ा गौर से देखें हमने किस तरह से स्ट्रक्चर फॉलो किया। ये एक्टिव वॉइस फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ था ही वॉज नॉट राइटिंग एन ऐसे, हमने इसको पैसिव वॉइस फॉर्म में लेके जाना था। तो हमने सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आना था। तो हमने एन ऐसे से स्टार्ट किया। उसके बाद ये कहता है स्ट्रक्चर कि आपको वॉज या वर्ड लगाना है। अब एन ऐसे को हमने देखा तो ये चूँकि सिंगुलर था तो हमने वॉज वर्ड की बजाय यहाँ पे वॉज लगाया, एन ऐसे वॉज। अब नेगेटिव था तो नॉट रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, एन ऐसे वॉज नॉट बीइंग। अब रिमेनिंग थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, एन ऐसे वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। ये हमारा नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आ गया। ऊपर हमने सिंपल किया, उसके बाद हम नेगेटिव कर रहे हैं। अब हम इंट्रोगेटिव करके देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में हमें किस तरह से इसको लेके चलना पड़ेगा। तो ये बच्चों इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले फार्मूला ड्राइव करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसमें हम लिखते हैं जी हेल्पिंग वर्ब, हम देखते हैं कि सबसे पहले शुरू में आ जाता है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि वॉज और वर हैं, प्लस हमें इसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, प्लस रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब जो था बीइंग, बीइंग को हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्टिव केस, और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी मच नीडेड। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जी। हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है कि हमने अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस आता है तो हमने उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो ये बच्चों हमारे पास इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं और फिर हम इसको पैसिव वॉइस करके देखते हैं कि ये किस तरह से यूज होता है। तो वॉज पहले क्या था, ये क्या था, ही वॉज राइटिंग एन ऐसे, तो ये हो जाएगा वॉज ही राइटिंग एन ऐसे। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव आ जाएगा, वॉज ही राइटिंग एन ऐसे। क्या वो मजमून लिख रहा था, ये इसका एक्टिव वॉइस है, आपने याद रखना है। एंड इट इज़ इंट्रोगेटिव एज वेल। ये एक्टिव वॉइस है साथ में इंट्रोगेटिव। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ये आपने याद रखना है हमेशा की तरह। सॉरी, ऑब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना है वॉज वर्ब की तरह। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वॉज, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे वॉज एन ऐसे। उसके बाद रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है जी बीइंग, वॉज एन ऐसे बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन बाय, और इसके बाद आपने जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव केस और क्वेश्चन मार्क। तो ये बच्चों हमारे पास पैसिव वॉइस आ गया, इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। वर्ड से देख लें, इंट्रोगेटिव में हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला ड्राइव किया क्या है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाना है वॉज वर्ड, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। तो वॉज ही राइटिंग एन ऐसे, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस था। जब हमने इसको नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस के, तो सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली वॉज, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना था तो हमने इसमें से एन ऐसे ढूंढ के वो लिखा वॉज एन ऐसे। इसके बाद रिमेनिंग जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था बीइंग, वॉज एन ऐसे बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कही गई थी रिटन बाय हिम, और हमने आगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया। तो ये हमारे पास टोटल सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इन्हें हमने यहाँ पे एक ही सामने आपके डिस्प्ले कर दिया एक ही स्लाइड में, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब रिमेनिंग जो है हमारे पास वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और प्लस डबल इंट्रोगेटिव है, उसको भी हम साथ ही में देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से रेज करता हूँ ताकि हम रिमेनिंग जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उनको देख लें।
आपने देखा इसको कि इसमें और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है सवाए हेल्पिंग वर्ब के। तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि इज़ एम आर की बजाय अगर आप वॉज वर यूज़ कर लेते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर आप इज़ एम आर यूज़ कर लेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। सो अब हम करने जा रहे हैं जी नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। पूरा नहीं लिख रहा, आपको समझ आ जाएगा। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। अब हम इसकी पहले उसी तरह फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिया था कि हमारे हैं जी वॉज एंड वर। इसके बाद हम बाउंड हैं ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के। इसके बाद बच्चों हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए नॉट प्लेस करना है। प्लस अब रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब बीइंग, वॉज ही नॉट बीइंग या वॉज एन ऐसे नॉट बीइंग, प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्टिव केस। और इसके बाद ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास अब एक स्ट्रक्चर आ गया है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का कि इसको किस तरह से डील करना है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का आ गया। इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं। वॉज एक्टिव वॉइस लिखते हैं। वॉज ही नॉट राइटिंग एन ऐसे, क्या वो एक ऐसे नहीं लिख रहा था। ये एक्टिव वॉइस है लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो आपने देखना है सबसे पहले हम लिखेंगे एन वॉज जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे वॉज एन ऐसे। अब हमें नॉट प्लेस करना है एज पर द स्ट्रक्चर। वॉज एन ऐसे नॉट रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब was an essay not being, third form of verb, written by him, question mark। पैसिव वॉइस को आप देख लें किस तरह से कन्वर्ट किया गया। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब प्लेस किया जैसे कि हमें स्ट्रक्चर में बताया गया था was। उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया एन essay। उसके बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव इंट्रो था, प्लस हमारा जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव से बढ़ के डबल इंट्रोगेटिव जो है उसको देख लेते हैं। पहले इसका फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि WH फैमिली आती है। प्लस हेल्पिंग वर्ब्स उसी ऑर्डर में रहेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और उसका भी ऑब्जेक्टिव केस प्लस क्वेश्चन मार्क. WH family helping verb object being remaining helping verb की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट. अब हम इसका एक्टिव वॉइस लिखते हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली देख सकें. हाउ वॉज he writing an essay? How was he writing an essay? And that is active voice. अब हम इसको कन्वर्ट करें जी पैसिव वॉइस में. इसी तरह सबसे पहले हमें WH फैमिली वर्ड लिखना पड़ेगा. How, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब was, इसके बाद ऑब्जेक्ट how was an essay, remaining helping verb being, written by him. अब बच्चों इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें. डबल इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था आपको सबसे पहले WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव केस. एक्टिव वॉइस को पढ़ें. हाउ वाज ही राइटिंग एन ऐसे, वो कैसे एक ऐसे लिख रहा था. सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, लेकिन उससे पहले हमें WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब लगाने थे. लिहाजा सेम WH फैमिली का वर्ड, सेम हेल्पिंग वर्ब, एन ऐसे यहाँ आ गया क्योंकि ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों सेम है, क्योंकि ही जो है वो भी सिंगुलर है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो भी सिंगुलर है. लेकिन अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने लगाना था, तो ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आ गया क्योंकि एन ऐसे सिंगुलर था. हाउ वाज एन ऐसे, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, एंड देन हमारा रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बचा था जिसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में लगाना था वो. तो इस तरह से नेगेटिव इंट्रो और डबल इंट्रो ये भी आपके पास आ गया. यहाँ पे हमारा जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है दैट कम्स टू एन एंड. इसकी एक्सरसाइज जो है उसको हम एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले जी रूल नंबर 1, पैसिव से एक्टिव वॉइस या एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाते हैं. रूल नंबर 2, वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले वॉज बीइंग या वर बीइंग लगाते हैं. रूल नंबर 3, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं. 4, सब्जेक्ट से पहले बाय. रूल नंबर 5, जुमले के आखिर में सब्जेक्ट लगाते हैं. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम कहते हैं. कुएं से पानी निकाला जा रहा था, द वाटर वॉज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द वेल, तमाम कमरों में सफ़ेदी की जा रही थी. ऑल द रूम्स वर बीइंग वाइट वॉश्ड, ज़ख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही थी. द वुंडेड पर्सनस वर बीइंग गिवन फर्स्ट एड, सदर को खुदा हाफिज़ कहा जा रहा था. द प्रेसिडेंट वॉज बीइंग सेड गुड बाय. नेगेटिव को हम देखते हैं जी. क्या बाढ़ इंट्रोगेटिव, क्या बाढ़ काटी जा रही थी. वॉज द हैज बीइंग ट्रिम्ड, कितने फूल तोड़े जा रहे थे. हाउ मैनी फ्लावर्स वर बीइंग प्लग्ड, क्या मशीन को तेल दिया जा रहा था. वॉज द मशीन बीइंग ऑयल्ड. ये है जी इसकी एक्सरसाइज. आप इसकी पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. इसके बाद हम बढ़ते हैं जो हमारा लास्ट लेटर था इसकी जानिब. हमारा लास्ट लेटर था जी राइट अ लेटर, जो कि लेटर नंबर 14 है. राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट. ये जी लेटर नंबर है 14 एज पर द स्मार्ट सिलेबस. इसके लिए पेज नंबर आपने 171 देखना है.
पेज नंबर 171 पे हमारे पास लेटर है, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट। इसको हम पढ़ लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, February 13th 2020। डियर सिस्टर, इट वॉज़ अ ग्रेट मोमेंट। ये मेरे लिए एक बहुत ही अजीम लम्हा था। व्हेन अ पोस्टमैन हैंडेड ओवर अ पार्सल टू मी, जब एक पोस्टमैन ने, डाकिए ने एक पार्सल, एक पैक मेरे हाथ में दिया, मैंने उसे वसूल किया। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच, ये एक शानदार कलाई पे बांधने वाली घड़ी थी। रैप्ड इन अ गिफ्ट पैक, रैप्ड का मतलब होता है लिपटी हुई, जो कि एक गिफ्ट पैक में लिपटी हुई थी। इट शोज़ योर सिजेसिटी, इससे आपकी फयाजी एंड विजडम और अकल ज़ाहिर होती है। दैट हाउ यू हैव मेड मी रियलाइज़, कि आपने मुझे किस तरह से एहसास दिलाया। द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में वक्त की अहमियत का एहसास मुझे किस तरह से दिलाया। ये इस तोहफ़ा भेजने से आपकी अकल, आपकी फ़हम और आपकी फयाजी या सखावत का इजहार करती है। आई हैव शोन दिस वॉच टू माई फ्रेंड्स, मैंने ये घड़ी अपने दोस्तों को दिखाई। हु आर ऑल्सो फुल ऑफ प्रेज़ फॉर इट, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ कर रहे थे। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर सेंडिंग मी सच अ प्रेशियस गिफ्ट, ऐसा कीमती तोहफ़ा भेजने पर मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इट विल रिमाइंड मी ऑफ़ योर लव एंड अफेक्शन, इससे मुझे आपकी मोहब्बत और आपका एहतराम या आपकी इज़्ज़त जो है वो याद रहेगी, आपकी शफ़क़त मुझे याद रहेगी। पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स, तमाम घर के फैमिली के मेम्बर्स को, जो ख़ानदान के अफराद हैं, उनको मेरा सलाम और नेक तमन्नाएँ पहुँचाएँ। योर्स अफेक्शनेटली x.y.z। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो लेटर है इसका पोर्शन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ख़त्म होता है। इसके बाद जो है वो हमारे टेंसेस कुछ जो कि परफेक्ट से रिलेटेड हैं, और उसके बाद जो है हमारी कॉम्प्रिहेंशन ये हमारी रह जाएंगी। इसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज का लेक्चर जो था वो इन्हीं दो चीज़ों पे, इन्हीं दो टॉपिक्स पे रिलेटेड था, इन्हीं पे बेस करता था। एक जो हमने पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को पढ़ा और दूसरा जो हमने लेटर पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।